हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक जापानीज मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द वंडरिंग मून। शहर से एक लड़की का किडनैप हुआ होता है और जब पुलिस को पता चलता है कि वो किडनैपर कहाँ पर है तो पुलिस जाकर उस किडनैपर को पकड़ता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये होती है कि वो छोटी सी लड़की जो कि किडनैप हुई होती है वो उस किडनैपर के साथ ही रहना चाहती है और वो 2 महीने तक उसके साथ ही थी। वो बच्चे उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा ही रो रही होती है और ये सब देख के सभी लोग हैरान थे। वक्त बीतता जाता है और वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी होती है। 10 साल बीत चुके थे। वो लड़की अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अचानक ही वो फिर से उसी किडनैपर से मिलती है। वो लड़की जब अपने किडनैपर से मिलती है तो चारों तरफ न्यूज में ये खबर फैलती है उस लड़की को फिर से उस किडनैपर ने 10 साल बाद किडनैप किया, बट इस बार उसके साथ एक लड़की भी होती है। आखिर कौन है ये किडनैपर और वो क्या चाहता है? कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को पार्क में देखते हैं। मौसम बिल्कुल साफ होता है। वो झूले में झूल रही होती है। अचानक ही बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। वो बच्ची वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटती, वहीं पे बैठी हुई होती है। उसके पास 19 साल का लड़का आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही कहीं जा रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स एक न्यूज को देख रहे होते हैं कि कैसे एक छोटी सी लड़की को एक 19 साल के लड़के ने किडनैप किया और उसके साथ कुछ गलत भी किया। ये न्यूज वहीं पर एक लड़की देखती है और वो सब देख के ही बाहर आती है और वो और कोई नहीं, वही छोटी बच्ची सारा सा होती है। इस घटना को बीतते हुए 10 साल हो चुके होते हैं। अब सारा सा अपने बॉयफ्रेंड रियो के साथ रहती है। सारा सा अपने बॉयफ्रेंड रियो के साथ काफी दिनों से एक साथ में ही रहते हैं और यहाँ पर रियो का ग्रैंडफादर का बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ उसे मिलाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उन दोनों की शादी जल्द हो जाए ताकि उनका ग्रैंड पापा भी उन्हें देख सके। लेकिन सारा सा वही वाकया को बार बार सोच रही होती है। उसके लिए ये वाकया लगता है कि कल ही बीता होगा। सारा सा को हर एक मोमेंट बहुत अच्छी तरीके से याद होता है। यहाँ से हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जब सारा सा सोकर उठती है तो उसके सामने फूमी होता है। रात को सारा सा को वो आइसक्रीम देता है तो यहाँ पर सारा सा अपने बारे में बताती है कि उसके फादर का डेथ हो चुका है और उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा चुकी है, तो वो अपनी आंट के साथ ही रहती है। सारा सा फूमी के साथ बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल थी और सारा से यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, क्योंकि वो अपने आंट के घर नहीं जाना चाहती। और यहाँ पर फूमी उसका मासूम सा चेहरा देखकर हाँ कह देता है, लेकिन फूमी को भी पता था कि ये सब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट में हम सारा सा को अपने सारे कलीग्स के साथ एक कैफे में देखते हैं जहाँ पर वो बड़े ही आराम से बैठी हुई थी। लेकिन जब उसकी कैफे में एक लड़की के ऊपर नजर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं उसका 10 साल पहले वाला किडनैपर मतलब फूमी ही था। लेकिन फूमी से सारा सा यहाँ पे बात नहीं कर पाती। इसके बाद से सारा सा जब भी अपने काम से लौटती वो हमेशा उस कैफे में जाती और एक कॉफी ऑर्डर करके हमेशा ही फूमी को देखा करती। वो ऐसा कुछ दिन तक करती रहती है, लेकिन वो हमेशा ही रात को लेट हो जाती घर जाने में। एक दिन रियो उससे सवाल करता है कि आखिर तुम इतना लेट क्यों हो जाती हो। सारा से यहाँ पर उसे बहाना मारते हुए कहती है कि वो ओवर टाइम कर रही है। नेक्स्ट डे जब सारा सा अपने काम पर जाती है तो वहाँ पर रेस्टोरेंट में उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड आया था और वो पूछ रहा था उसके ओवर टाइम के बारे में। इसके बाद सारा सा अपने फ्रेंड से बात करती है कि उसका बॉयफ्रेंड रियो उसके ऊपर शक कर रहा है। सारा सा की फ्रेंड उसे समझाती है कि देख, सबको एक अच्छा सा हैंडसम सा लड़का चाहिए जो कि पैसे कमाता हो और उसकी केयर भी करता हो, और रियो वो तेरा करता ही है, तो तुझे और क्या चाहिए। आज भी हम देखते हैं सारा सा को जो कि काम से लौटते वक्त फिर से उसी कैफे में जाती है जहाँ पर फूमी रहता है। अब वो फूमी के देखती है जो कि किताब पढ़ रहा होता है और यहाँ से वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है जब फूमी किताबें पढ़ रहा होता है। और तभी टीवी में न्यूज आ रहा होता है कि कैसे 9 साल की बच्ची गुम हो चुकी है और पुलिस हर जगह में उसकी तलाश कर रहे हैं। और ये सब देखकर सारा सा बहुत ज्यादा घबराती है, तो फूमी उस टीवी को ऑफ करता है। सारा सा कहती है कि अगर पुलिस को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर हैं तो फिर क्या होगा। फूमी कहता है कि वो पुलिस से नहीं डरता। उसी रात का सीन होता है जहाँ पर वो लोग डिनर कर रहे थे और सारा सा आइसक्रीम खा रही थी। वो कुछ अपने सीक्रेट्स भी उसके साथ शेयर करती है कि कैसे उसका आंट का लड़का 14 साल का हमेशा जब सारा सा सो जाती थी तब वो उसके पास आता था और उसके साथ कुछ गलत करता था। वो हमेशा ही बहुत ज्यादा डरी हुई रहती थी और सोचती थी कि काश वो लड़का जल्दी से चला जाए। तब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सारा सा जिस कैफे में होती है वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड रियो भी आ जाता है। अब उसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। रियो उसे कहता है तो तुम अपने काम के बाद यहाँ पर आती हो इसलिए तुम्हारा लेट होता है ना। सारा सा कहते हैं कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे, लेकिन वहाँ से रियो चला जाता है गुस्सा होकर। और यहाँ पर सिर्फ सारा सा फूमी को नहीं देखती थी, फूमी भी उसके ऊपर हमेशा ही नजर रखता था। सारा सा जब अपने घर में आती है तो यहाँ पर रियो उसके साथ फिजिकल होने की ट्राई करता है, लेकिन सारा सा उसे मना कर देती है और रियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जब सारा सा 9 साल की थी और वो जब भीग रही होती है पार्क में, तभी फूमी उसके पास छाता लेकर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों भीग रही हो, तुम्हें क्या घर नहीं जाना। सारा सा कहती है कि उसे किसी के भी घर नहीं जाना। जब फूमी कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो सारा सा बिना हिचकिचाए कहती है हाँ बिल्कुल। प्रेजेंट में सीन आता है और हम देखते हैं सारा सा उसी कैफे के बाहर में फूमी को देख रही होती है और फूमी उस कैफे को बंद करके बाहर होता है, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी होती है। सारा सा फूमी का हर जगह फॉलो करती है
इवन कि उसके अपार्टमेंट तक भी हो जाती है। वो देखती है कि वो लड़की उसके साथ ही रहती है। सारासा फूमी से बात करना चाहती थी, लेकिन अब एक भी मौका उसके पास नहीं था, तो वो घर की तरफ लौट रही थी। लेकिन लौटते वक्त वो उस मोमेंट को याद कर रही थी कि कैसे फूमी को पुलिस वाले पकड़ के लेकर जा रहे थे, और सारासा हर वक्त यही कह रही थी कि फूमी की कोई भी कसूर नहीं है। सारासा जब अपने रूम में पहुंचती है तो उसका बॉयफ्रेंड रियो कहता है कि उसे अपने घर जाना होगा क्योंकि उसकी ग्रैंडपा और फादर की तबीयत खराब है। तो रियो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए चला जाता है। सारासा से मिलकर रियो के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे और उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कल रात सारासा बारिश में बहुत भीग चुकी थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। रियो का बहन उसे कहती है कि तुम्हें मेरे भाई ने मारा पीटा है क्या, क्योंकि वो हमेशा ही क्योंकि उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा है। वो पहले वाली गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसे ही करता था। सारासा को हम रात को बहुत ज्यादा ही रोते हुए देखते हैं, जैसा कि वो छोटे में रोती थी जब उसका आंट का लड़का उसके पास आया करता था। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारासा की जो फ्रेंड्स होती हैं, जो कि उसके साथ काम करती है, वो फूमी के बारे में बताती है कि एक आर्टिकल आया है फूमी के बारे में कि फूमी क्या करता है, कहाँ पर रहता है और वो अभी कैसा है। उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि तुम काफी दिनों से फूमी को ढूंढ रही थी, तो ये बहुत अच्छा मौका है, तुम पुलिस को भी सारी सच्चाई बता देना कि कैसे क्या हुआ था। सारासा बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है क्योंकि 10 साल पहले जो हुआ था कहीं फिर से वो फूमी के साथ ना हो जाए। सारासा घर में सिर्फ और सिर्फ फूमी के बारे में सोच रही होती है। रियो जब काम से लौटता है तो उसका ध्यान उस पर जाता ही नहीं है। कुछ देर बाद सारासा कोशिश करती है कि वो फूमी से मिलने के लिए जाएगी, लेकिन गेट पर ही रियो होता है और रियो उसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या फूमी से मिलने के लिए। फूमी का नाम सुन के ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर रियो को फूमी के बारे में कैसे पता है। क्या फूमी के बारे में रियो ने ही पोस्ट किया था। वो फूमी को बहुत ज्यादा सुनाती है। इतने सालों बाद उसकी लाइफ तो ठीक हो रही थी, लेकिन फिर से उसके साथ वो सब ना हो जाए। अब यहाँ पर फूमी फूमी सुनते सुनते रियो का पूरा दिमाग खराब हो रहा होता है और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद रियो अपने असली रूप में आता है, जैसा कि वो पहले गर्लफ्रेंड के साथ भी कर चुका है। वो बहुत ज्यादा ही सारासा को मारता है। सारासा अपने बचाव में रियो को मारती है, देन वहाँ से फूमी से मिलने के लिए जाती है। जब वो रास्ते में बहुत बुरी हालत में होती है तो हमें उसकी छोटी की सीन दिखाई जाती है जब फूमी से वो लास्ट टाइम मिली थी 10 साल पहले। वो दोनों काफी अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सारासा कहती है कि तुम्हें चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फूमी उसका हाथ पकड़ के कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ है और तुम्हें बेशक पूरा हक है अपने डिसीजन लेने का। सारासा फूमी का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन उसे मिला है जो कि उसे कोई भी नहीं समझ पाया, लेकिन फूमी ने उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा। सारासा उसका हाथ नहीं छोड़ रही होती है, लेकिन सारासा के अंकल आंटी उसका हाथ छुड़वाते हैं। अब पुलिस वाले देख के बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि सारासा फूमी के साथ ही रहना चाहती थी। वो बार बार चिल्लाकर कह रही थी कि फूमी की कोई गलती नहीं है। सीन प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं सारासा को जो कि फूमी के अपार्टमेंट के बाहर आती है। अब वो वहीं पे बैठकर फूमी का इंतजार कर रही होती है। फूमी आता है उसके पास और कहता है क्या तुम मेरे घर चलोगी, और सारासा बिल्कुल छोटी की तरह कहती है हाँ बिल्कुल। फूमी इसकी कंडीशन देखता है जो कि बहुत ज्यादा खराब होता है, तो वो उसके केयर करता है, उसके चेहरे को साफ करता है। और देन यहाँ पर सारासा कहती है कि सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से तुम्हें इतना कुछ सफर करना पड़ा, और मैं अभी तक अपने आंट की बेटी के बारे में ना बता सकी पुलिस को, और मैंने ये भी नहीं बता सकी कि तुम बिल्कुल निर्दोष थे। फूमी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सिर्फ 9 साल की 10 साल की बच्ची थी, इतना तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फूमी और सारासा एक दूसरे के घर के ही पास में रहते हैं। अब ये दोनों पास में ही जब घर ले चुके थे तो कुछ दिन ये बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, जैसे कि पास में एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, बातें करना और भी बहुत कुछ। फूमी बताता है यहाँ पर कि वो अभी अकेला नहीं है, उसके साथ एक लड़की भी रहती है। सारासा भी रियो के बारे में सब कुछ फूमी को बताती है। फूमी यहाँ पर कहता है कि आखिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं लोगों के बारे में जो कि वो खुद अपने आप को किसी और पे सोचना चाहते हैं। आखिर वो खुद को वैसा क्यों नहीं सोचते जैसा लोग उनको सोचते हैं। इसके बाद फूमी उससे कहता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हो। सारासा कहती है कि आखिर मेरे में क्या चेंजेस आ चुकी है। फूमी कहता है कि जब तुम छोटी थी तो बहुत ज्यादा ही नटखट थी, बहुत ज्यादा ही चंचल थी, लेकिन अब वो सब तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम सारासा को अपनी फ्रेंड काना को के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसके फ्रेंड एक सिंगल मदर है। अपनी बेटी को लेकर वो बहुत ज्यादा ही परेशान है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स दे रखा है, तो एक सिंगल पेरेंट्स उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अपनी बेटी को पालना। वो बहुत सारे लड़कों के साथ डेट कर चुकी है क्योंकि उसे सिर्फ एक अच्छा पार्टनर चाहिए ताकि वो उसे भी और अपनी बेटी को भी संभाल सके। उसकी बेटी का नाम होता है मिका। अब मिका की माँ अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ जा रही होती है कुछ दिन के लिए घूमने के लिए, और वो अपनी बच्ची को सारासा के हवाले करके जाती है क्योंकि वो जानते हैं कि सारासा उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करेगी। इधर 10 साल की मिका फूमी के साथ भी बहुत अच्छे से मिल जाती है। सारासा फूमी से सवाल करती है कि तुम जेल से छुट्टी के बाद क्या कर रहे थे, तो फूमी यहाँ पर बताता है कि वो जेल गया ही नहीं था क्योंकि वो नाबालिग था। वेल उसे उस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था, लेकिन दुख उसे इस बात का था कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे और उनके पेरेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि उसे घर में बंद करके रखा करते थे। लेकिन कुछ साल बाद वो आ चुका था शहर में और तब से वो शहर में ही है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सारासा के अपार्टमेंट में रियो आया होता है। रियो को देख के सारासा बहुत ज्यादा हैरान थी। रियो उसके पास जाता है और कहता है कि सारासा मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन सारासा कहती है कि माफ तो मुझे किस चीज के लिए माफ कर रहे हो, मेरी आखिर गलती ही क्या है।
लियो उसे कहता है कि आखिर तुम कैसे उस इंसान के साथ रह सकती हो जिसने तुम्हें किडनैप किया था, और साथ में तुम उसे कैसे माफ कर सकती हो। वो कहता है कि मैंने फूमी को माफ कर दिया जैसे तुम्हें कर दिया। लियो को बड़ा ही गुस्सा आता है सारासा की बातें सुनकर। वो उसे मारना चाह रहा था लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और देन वहाँ से चला जाता है। सारासा ये सब से बहुत ज्यादा सहम गई होती है। वो नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर आयुमी आती है जो कि फूमी के साथ रहती है। सारासा उसे देखकर पहचान लेती है और वो वहाँ से बिना फूमी से मिले वहाँ से चली जाती है। बाद में सारासा फूमी से सवाल करती है आयुमी के बारे में, तो फूमी उसे बताता है कि वो लड़की उसे प्यार तो बहुत करती है लेकिन उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मतलब फूमी उसे लाइक नहीं करता है। तो बेटर ऑप्शन यही होगा कि आयुमी उसकी लाइफ से चले जाए। इधर काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन मीका की माँ की अभी तक कोई भी खबर नहीं होती। मीका की जिम्मेदारी हमारी फूमी के ऊपर रखकर हमारी सारासा चली जाती है काम पर। काम पे जाने के बाद भी वो अपने फ्रेंड को बार बार फोन कर रही थी ताकि वो उसकी खोज खबर ले सके, लेकिन उससे कोई भी आंसर नहीं मिल रहा होता है। इधर हम फूमी को देखते हैं मीका के साथ, जहाँ पर मीका उससे सवाल करती है कि आप ऐसे ही हमेशा किताबें पढ़ा करते हैं। फूमी कहता है हाँ बिल्कुल। फिर मीका कहती है कि आप जब बोर हो जाते हो तब क्या करते हो। तो फूमी कहता है जब मैं बोर हो जाता हूँ तब मैं उस इंसान के बारे में सोचता हूँ जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं सोचता हूँ वो क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, कहाँ पर होगा और भी बहुत कुछ। यहाँ पर हम देखते हैं सारासा जिस रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आए होते हैं। सारासा का इंटरव्यू ले रहे होते हैं क्योंकि फूमी के बारे में फिर से पोस्ट किया गया होता है कि 10 साल पहले जिस लड़की को अगवा किया गया था वो फिर से एक छोटी सी बच्ची को अगवा कर लिया है। वो लोग सारासा से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। ये सबसे ऑफकोर्स फिर से फूमी की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। सारासा को बहुत बुरा लगता है। वो शाम को फूमी से मिलती है और कहती है कि कभी कभी मन करता है कि हम इस दुनिया से ही चले जाएं। काश हम दोनों ही रहते। सारासा को कभी भी फूमी ने किसी और की तरह बनाना या देखना नहीं चाहा। सारासा जैसी थी वैसे ही फूमी उसे रखता था और इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे ही कुछ दिन बीते जाते हैं और रूमर्स भी फैलना स्टार्ट हो जाता है कि फूमी फिर से किसी एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करता है। इस बार ये रूमर्स इतना ज्यादा ही फैल जाता है कि फूमी को अपने कैफे बंद करना पड़ता है और दूसरी तरफ हमारी सारासा को भी काम छोड़ना पड़ता है। सारासा कहीं ना कहीं सोच रही होती है कि ये सब और कोई नहीं रियो का ही काम होगा। फिर वो रियो से मिलने के लिए जाती है लेकिन रियो की वहाँ पर हालत ही कुछ अजीब सी होती है। वो बहुत ज्यादा ही टूटा बिखरा सा पड़ा होता है। वो चाहता था सारासा को अपने पास रखना, उसे बंदी करना, लेकिन उसे पता भी था कि सारासा अब उसके बंद में नहीं रहेगी। रियो उसे कहता है कि जाओ सारासा, मैंने तुम्हें आजाद कर लिया, मुझे तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जब वहाँ से सारासा जा रही होती है तभी रियो अपने आप पर कुछ वार करता है जिसकी वजह से सारासा को एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है। इधर हम फूमी की गर्लफ्रेंड आयोमी को देखते हैं जिसे सब कुछ पता चल चुका था लेकिन वो फिर भी फूमी के मुंह से ही सुनना चाहती थी क्या ये सारी बातें सच है या फिर नहीं। फूमी में उसे तकलीफ और देना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता है कि आयोमी उसे कितना ज्यादा ही लाइक करती है, तो वो उसे बता देता है कि ये सारी बातें सच हैं। आयोमी को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि वो फूमी को बहुत ज्यादा चाहती थी। फूमी जब अपने कैफे के पास मीका को लेकर होता है वहाँ पर कुछ लोग उसकी तस्वीरें खींचकर पोस्ट कर देते हैं कि फूमी को एक लड़की के साथ देखा गया है। वैसे वहाँ पर पुलिस आती है और मीका को लेकर चली जाती है। मीका को रोकने का फूमी बहुत ज्यादा ही कोशिश करता है लेकिन ऑफिसर्स मीका को लेकर चले जाते हैं। शाम को जब सारासा घर में आती है तो वो देखती है फूमी को एक कोने में बैठा हुआ बहुत ज्यादा ही उदास होता है क्योंकि मीका भी अब उससे दूर जा चुकी है और उसके ऊपर भी आरोप अजीब से लग रहे हैं कि वो छोटे बच्चों के साथ गलत काम करता है। बेशक हमारा फूमी बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। सारासा उसे हक करती है, उसे माफी मांगती है क्योंकि फिर से उसकी लाइफ में वो आकर उसने उसे फिर से परेशान कर दिया, फिर से उसकी बदनामी उसने करवा दी। सारासा उसे कहती है कि चाहे जो भी हो जाए वो लाइफ के एंड तक उसके साथ रहेगी। देन वो वहाँ से जा रही होती है लेकिन हम फूमी को देखते हैं जो कि अपने कपड़े उतारता है और वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सच्चाई रिवील करता है। वो एक छोटे से ही अपने डीप प्रोटेक्टिव ऑर्गन के लिए बहुत ज्यादा ही सहता आया है और वो आज इसके बारे में उसे खुल के बताता है कि जो आरोप उसके छोटे में लगे थे कि वो छोटी लड़कियों के साथ गलत करता है वो तो कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसके जननांग ही बहुत ज्यादा ही छोटे थे। वो ऐसा कर ही नहीं सकता था, इसलिए उसे पुलिस ने छोड़ दिया था। सालों से जो सच्चाई एक इंसान छुपाते आया वो एक लड़की को बताता है और ये बताते हुए वो बहुत ज्यादा ही रो रहा था लेकिन सारासा उसकी ख्याल रखती है क्योंकि उसे वो अच्छी तरीके से समझती है। और यहाँ पर हमारा फूमी बहुत आराम से सोता है जैसे कि मानो वो एक छोटा सा बच्चा हो और सारासा उसके पास उसके केयर करने के लिए थी। सारासा फूमी को बहुत प्यार से देख रही होती है और देन इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। हम इस मूवी में समझ पाते हैं कि एक इंसान को समझने के लिए सबसे पहले उनकी फैमिली वाले होने चाहिए। जब उसके फैमिली वाले ही उसे ना समझे तो वो इंसान के दिल में क्या बीतता होगा वो बस वही जानता है। फूमी के सिर्फ जननांग छोटे होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने जो उसके साथ ट्रीट किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। उसको ये बात इतनी ज्यादा खलने लगी कि उसने वो सारी गलतियाँ कबूल कर लिए जो कि उसने कभी किया ही नहीं था और ना ही वो कर सकता था, जैसे कि एक छोटे बच्चे के साथ कोई गलत काम करना। लेकिन फाइनली उसने सारासा को अपनी सारी बातें बता दी और शायद ही अब वो कंफर्टेबल होगा ये सारी बातें करने में। इसलिए कहते हैं कि सही टाइम और एक सही इंसान होना चाहिए सही बातें करने के लिए। अगर आपके पास है तो आप उसे जाने ना दें क्योंकि आप बहुत ज्यादा लकी हैं। देन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।